हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। गाइस अभी जो 27 जुलाई को पेपर हुआ था फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का, NR1 फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी थी PGCIL NR फर्स्ट की। 27 तारीख को दोस्तों इसका एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि था सर इसकी कुछ एनालिसिस पर वीडियो बनाइए। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आंसर की आउट हो चुकी है, हम इसकी एनालिसिस पर वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह से मैं एनालिसिस करूँगा क्वेश्चंस का। गाइस यहाँ पर 75 टोटल क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 75 थे, जिसमें से दोस्तों 50 टेक्निकल क्वेश्चन थे। ध्यान से सुनिएगा, 50 टेक्निकल क्वेश्चन थे और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 5 इंग्लिश के, 10 मैथ और 10 रीजनिंग, 10 मैथ और 10 रीजनिंग, टोटल 75 क्वेश्चन। 1 घंटे का पेपर था दोस्तों, 1 घंटे का पेपर था। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल पोर्शन है। पहले हम टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे कि सर इसका नॉन टेक्निकल पोर्शन मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश भी का भी सोल्यूशन दीजिए, तो मैं उसका भी सोल्यूशन कराऊंगा। पहले दोस्तों मैं इस फर्स्ट पार्ट में आपको 25 टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप NR1 का पेपर देने जा रहे हैं जो कि 13 तारीख को है डिप्लोमा ट्रेनिंग का, 22 तारीख को अगर SR2 का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन के पेपर पैटर्न का पता चलेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारे टीचर्स से आप पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सा समय यहाँ पे दीजिए, मे बी आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जो भी पोर्शन आपको इंटरेस्टिंग लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, टेक्निकल पोर्शन के फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। गाइज यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट थ्रू LED यूज्ड इन गिवन सर्किट, अज्यूम द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ LED अक्रॉस द LED इज 2 वोल्ट। तो यहां पर दोस्तों बताया हुआ है कि पूछा गया क्वेश्चन में कि इसके जो करंट है LED के थ्रू जो करंट है वो कितनी गई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, 15 वोल्ट, और यहाँ पे LED का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का है। तो 15 करंट फाइंड करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप 15 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप 13/2 और यहाँ पर जब 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये मिली एम्पियर में हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6.5 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव। तो दोस्तों बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, सबसे ये सारी ड्राइवें हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ड्राइव है ये कोई ड्राइव नहीं है। बेल्ट ड्राइव सबसे सस्ती ड्राइव होती है दोस्तों। यहाँ पे अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इन सारे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, सभी को पता है कि मेगर का यूज़ दोस्तों हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, अमीटर का यूज़ करंट के लिए, वोल्ट मीटर का यूज़ वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और वॉट मीटर का यूज़ दोस्तों पावर को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 220 वोल्ट DC मोटर हैज़ अ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम and runs at 800 RPM taking an armature current 40 एम्पियर। तो यहाँ पे दोस्तों 220 वोल्ट का एक DC शंट मोटर है जिसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस दोस्तों 0.2 ओम है, और ये 800 RPM 800 RPM पे रन कर रहा है, और आर्मेचर करंट दोस्तों इसकी 40 एम्पियर है। तो इट इज़ डिजायर टू रिड्यूस द स्पीड टू 600 RPM। तो इसकी स्पीड को दोस्तों हमें रिड्यूस करना है 800 RPM से 600 RPM तक। इफ द आर्मेचर करंट रिमेन सेम, आर्मेचर करंट को सेम रखना है, यानी 40 एम्पियर की अगर आर्मेचर करंट है तो सेम आर्मेचर करंट होनी चाहिए। फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट। एडिशनल कितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना होगा आर्मेचर सर्किट में, ताकि हमारी जो करंट है आर्मेचर सेम हो और हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाए। इनिशियली हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए पहली बात पूछी ये DC शंट मोटर की बात है, तो पहले मैं आपको एक DC शंट मोटर का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और इसके अलावा दोस्तों ये है हमारा आर्मेचर जहाँ पे ये कनेक्शन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर है। तो मोटर को तो हम सप्लाई देंगे, ठीक है, 220 वोल्ट की हम सप्लाई मोटर को देने वाले हैं। और ये जो आर्मेचर करंट यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये IA करंट, ये 40 एम्पियर होगी, चाहे आपकी स्पीड 800 RPM हो, चाहे आपकी स्पीड 600 RPM हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू EB प्लस IARA, EB प्लस IARA। जब आप देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन में जगह की प्रॉब्लम है तो अब मैं आपको बता देता हूँ। V की वैल्यू दोस्तों देखिए 220 वोल्ट दी हुई है, ठीक है,
वी की वैल्यू 220 वोल्ट दी है और ईबी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। आईए की वैल्यू दोस्तों दी हुई है, आईए की वैल्यू आप सभी जानते हैं 40 एम्पियर है और आरए की वैल्यू भी आप सभी जानते हैं 0.2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों तो हमें मिल जाएगा ईबी इज इक्वल टू 212 वोल्ट, 212 वोल्ट ईबी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों हमें क्या करना है, एक बार जब हमें ईबी मिल गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर आर्मेचर करंट स्पीड को घटाने पे सेम रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारा बैक ईएमएफ चेंज हो जाएगा। तो फर्स्टली हम जो नया बैक ईएमएफ है उसे फाइंड करते हैं। बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ठीक है, तो पहले हम अभी बैक ईएमएफ हमने फाइंड किया दोस्तों 212 और दूसरा हम ईबी फाइंड करते हैं। 212 बैक ईएमएफ कब है, जब हमारा स्पीड 800 आरपीएम है और 600 आरपीएम में हमें अपने जो सेकंड वाला बैक ईएमएफ है 600 आरपीएम में फाइंड करना है। तो यहां पर दोस्तों हम ईबी जो सेकंड वाला है दोस्तों उसे फाइंड कर लेंगे। तो ईबी हमारा हो जाएगा 159 वोल्ट। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब हम सिंपल वही फार्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए प्लस आर, ये एडिशनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, V तो हमें पहले से पता है 220 वोल्ट, ईबी अभी हमने निकाला हुआ है दोस्तों 159, ईबी हमने निकाला है 159। यहाँ आई ए सेम है दोस्तों, पहले से पता है आई ए सेम है और यहाँ पे ब्रैकेट में आर ए की वैल्यू 0.2 ओम प्लस आर। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 1.33 ओम। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि ये 220 वोल्ट का डीसी मोटर है। फर्स्टली हम अपनी इक्वेशन से जो भी हमें वैल्यूज प्राप्त हैं उससे हम पहले जो ईबी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो ये ईबी फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि ईबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो स्पीड जब रिड्यूस होगी और करंट सेम रखना है तो जाहिर सी बात है ईबी हमारा चेंज होगा। तो हम जो नया ईबी होगा, नया बैक ईएमएफ होगा, उसे फाइंड करने के बाद नॉर्मल फार्मूले V इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए में रख के एडिशनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is equal to 100 sin 215 t is applied to a device which offers an ohmic resistance of 10 ohm to the flow of current in one direction while preventing the flow of current in opposite direction. Calculate form factor of half wave rectifier alternating over one cycle. तो half wave rectifier का हमें फॉर्म फैक्टर फाइंड करना है, तो हमें पहले से ही पता है, हमें इन सारी डेटास की जरूरत ही नहीं है। फॉर्म फैक्टर होता है हाफ वेव का दोस्तों 1.57। तो एक बार थोड़ा सा मैं डेटा अगर आपको रिवाइज कर दूं फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड, फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड अगर मैं डेटा आपको रिवाइज करूं तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर्म फैक्टर से रिलेटेड वो ये होता है कि साइनोसाइडल का कितना फॉर्म फैक्टर होता है। साइनोसाइडल का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। ठीक है, और हाफ वेव का दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया इस वीडियो में, हाफ वेव का 1.57 होता है और ट्रायंगुलर का फॉर्म फैक्टर दोस्तों 1.15 होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर दोस्तों अगर हम साइनोसाइडल की बात करें पीक फैक्टर के लिए तो 1.414 पीक फैक्टर इसका होता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाफ वेव का के लिए तो हाफ वेव के लिए पीक फैक्टर 2 होता है और ट्रायंगुलर वेव के लिए दोस्तों 1.73 होता है। ये ऐसा डेटा है दोस्तों लगभग सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। पीक फैक्टर दोस्तों आप सभी जानते हैं, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीलेटर क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, तो दोस्तों ऑक्सीलेटर का जो क्वालिफिकेशन होता है वो आउटपुट वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज पे डिपेंड करता है और सर्किट में कितने कंपोनेंट लगे, इस हिसाब से भी हम इसका क्वालिफिकेशन करते हैं। लेकिन इनपुट वेव फॉर्म के हिसाब से हम इसका क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन फिगर। ये जो फिगर है दोस्तों वो एसी सीरीज मोटर का है और ये सिंगल फेज का है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर रेटिंग लेस देन 200 MVA इन पावर सिस्टम। रेटिंग इसकी 200 MVA के नीचे है तो इसका यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, ये रेटिंग ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझ सकते हैं काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं और 1 घंटे का टाइम काफी कम टाइम है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है टेक्निकल के जो न्यूमेरिकल है वो है, इसके अलावा 10 मैथमेटिक्स और 10 रीजनिंग, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन है, आप 50 हर्ट्ज 6 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 120 MVA 14.5 kV हैज इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ 20 MJ/MVA. Find stored energy in the rotor at synchronous
स्पीड। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करने का है आपको, यहाँ पे नॉर्मली एक फार्मूला होता है K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू GH, ठीक है, जहाँ पे G दोस्तों होता है रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे G होता है रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर और H होता है इनर्शिया कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू, तो हमारी यहाँ पर रेटिंग दी हुई है 120 MVA, दोनों MVA में है, और H हमारा दिया हुआ है 20। तो यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 800 वॉट, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 800 वॉट लोड पर आवर डेली फॉर 1 मंथ। बस आप समझ जाइए कि अगर एक कंज्यूमर 800 वाट लोड का यूज पर आवर करता है, डेली पर आवर करता है और फॉर 1 मंथ, तो यहां पे आपको बताना है कि एनर्जी बिल फॉर द कंज्यूमर इफ पर यूनिट इज ₹6। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर कितनी यूनिट है उसे फाइंड कर लेते हैं। यूनिट की यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर, ठीक है। पहले हम वाट आवर निकालते हैं, 800 मल्टीप्लाइड बाई 24, जो कि एक दिन में इतने घंटे होते हैं, और एक मंथ में यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर दें दोस्तों, तो यहाँ पर ये किलो वाट आवर में चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 576 किलो वाट आवर हो जाएगी, और इसी को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 6 से, तो 3456 रुपये आ जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पावर ट्रांसफार्मर्स आर अवेलेबल इन वेरियस रेटिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन इनकरेक्ट रेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों 110 किलो वोल्ट का भी पावर ट्रांसफार्मर होता है, 400 केवी का भी होता है, 200 केवी का होता है, पर 6.6 केवी का कोई भी पावर ट्रांसफार्मर नहीं होता। तो 4th वन इज राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों कंट्रोल सिस्टम से आया हुआ है, डिप्लोमा लेवल का पेपर है, और कंट्रोल सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इफ द लूप गेन इज पॉजिटिव फॉर एनी सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन विल बी। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पॉजिटिव है, लूप गेन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा ये जो ट्रांसफर फंक्शन ए वी इक्वल टू G1 माइनस GH होगा, ठीक है। यहाँ माइनस लग जाएगा अगर लूप गेन पॉजिटिव है। अगर लूप गेन हमारा निगेटिव होता दोस्तों तो ये हो जाता G/1 प्लस GH। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है लूप गेन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ है, इसका मतलब वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। तो वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब डिनोमिनेटर यानी हर में दोस्तों वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होगी, कैसे होगी कम, जब यहाँ माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और ये ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम निगेटिव की बात कर लेते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जो कम होनी चाहिए, और कम कैसे होगी, जब ये हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। तो ये प्लस करके आप ज़्यादा कर देंगे जिससे की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। Which of the following is not one of the application of hotline maintenance? Which of the following is not one of the application of hotline maintenance? तो कौन सा एप्लीकेशन नहीं हॉटलाइन मेंटेनेंस का, तो प्रोवाइड सीरीज जंपर, ये कोई मेंटेनेंस का टाइप नहीं है। Which transmission line is used to reduce electrical losses and to increase efficiency? तो extra high voltage transmission line is used to reduce electrical loss and to increase efficiency, ठीक है। चलिए एवरेज वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई, तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करने के लिए एवरेज वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे आप, 2Vm/π, ठीक है, 2Vm/π, और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे 2/3.14 को, तो आ जाएगा 6.37 V मैक्स। तो ये V की वैल्यू, V मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये सेम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, अ 60 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, T इज इक्वल टू 1/f, तो आप समझ सकते हैं 1/60 सेकंड। एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों लास्ट टाइम PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग में कि USA में जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने हर्ट्स की होती है, तो 60 सेकंड उसका होता है, सॉरी 60 हर्ट्स होता है उसकी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज डैश कूलम, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता दोस्तों, तो यहाँ पे 0 इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ अडॉप्टिंग EHV अल्ट्रा हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज फॉर ट्रांसमिशन पर्पज़। तो यहाँ पर कौन सा पर्पज ऐसा नहीं है, मतलब कि जो भी हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन या अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन यूज़ करते हैं, तो इसमें से कौन सा हमारा पर्पज नहीं है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, बिल्कुल ये हमारा पर्पज है। थर्ड है कि रिडक्शन इन कंडक्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट, ये भी हमारा पर्पज है। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉसेज, बिल्कुल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करने पर हमारा इलेक्ट्रिकल लॉसेज रिड्यूस होता है, पर जो हमारी इफिशियंसी होती है वो इंक्रीज होती है, यहाँ पर डिक्रीज दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, MHCP स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा MHCP
एमपी, तो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बीएल थरेजा का है। पहले मैं आपको बता दूं, ये पेज से आप पता चलेंगे, इस कलर से आप जान जाइए कि ये क्वेश्चन बीएल थरेजा का है। आप समझ सकते हैं कि बीएल थरेजा से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, थ्योरी की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया हुआ है अ गिवन डीसी जनरेटर delivers 400 ampere at 240 volt and the resistance of the shunt field is 40 ohm and armature is 0.04 ohm respectively. Calculate the generated EMF. हमें EG फाइंड करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमें EG फाइंड करना है। तो EG के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, EG इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज जो दिया हुआ है V प्लस IA। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट। ठीक है, आरए की वैल्यू पता है, बस हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू नहीं पता, हमें यही आर्मेचर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आईए हमें फाइंड करना है। उस आईए क्या होगा दोस्तों, देखिए हमें जो आईए फाइंड करना है वो आईए एक्चुअल में है क्या, ये हमारा दोस्तों जो भी हम कह सकते हैं जो करंट जनरेटर ने प्रोड्यूस की है वो करंट, और हमें फाइंड कौन सी करंट करनी है दोस्तों, यहाँ पे दी कौन सी करंट है, ये हमें आईए फाइंड करनी है। दिया हुआ है लोड करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और ISH, यानी हमें आईए फाइंड करना है, आई दिया हुआ है तो हमें ISH ही फाइंड करना है। तो ISH फाइंड करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, ISH फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 240 हमारा टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड रेजिस्टेंस, 0 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो हमारा ISH दोस्तों मिल जाएगा 6 एम्पियर। ISH हमारा 6 एम्पियर मिल गया। अब हमें पता चल जाएगा जो हमारी करंट है आईए इज इक्वल टू लोड करंट हमारा 400 दिया हुआ है और हमारा जो संट करंट है दोस्तों वो 6 एम्पियर दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों हमारी हो जाएगी 400 कह सकते हैं आप 406 एम्पियर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको EG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG इज इक्वल टू 240, ये टर्मिनल वोल्टेज है, और इसके बाद आर्मेचर करंट 406 डिवाइडेड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06, जब इसे आप ऐड करेंगे दोस्तों तो 256.24, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा B। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बीच का रिलेशन का ये सवाल है। 10 पोल 660 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड विथ नॉर्मल एक्साइटेशन, द रोटर इज रिटार्डेटेड बाय 0.4 डिग्री मैकेनिकल फ्रॉम इट्स सिंक्रोनस स्पीड, कंप्यूट द रोटर डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। नॉर्मल फार्मूला 2 थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P थीटा मैकेनिकल। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, आपको इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है, और जैसे ही आप इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ RS ऑक्सीलेटर इज गिवन एज। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है RC ऑक्सीलेटर की वो होती है 1 अपॉन 2 पाई RC अंडर रूट 6, तो इसका राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। यहाँ पे दोस्तों फोटोडायोड का एडवांटेज आपको बताना है। तो पहला जो है वो एडवांटेज है, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज वेरी हाई। तो थर्ड है दोस्तों, इट कैन बी यूज एट वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। जी हाँ बिल्कुल, इट इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, बिल्कुल फोटोडायोड हाई सेंसिटिव होता है। द डार्क करंट, इसकी जो डार्क करंट होती है दोस्तों वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होती है, बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का B। चलिए अब जो इस सीजन का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फ्लक्स ऑफ 0.4 मिली वेबर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल ऑफ 800 टर्न wound on a ring with a current of 2 ampere in it, calculate the inductance of the coil। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको फ्लक्स दिया हुआ है, टर्न दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है। नॉर्मल फार्मूला होता है N phi इज इक्वल टू Li। आप टर्न पता है, फ्लक्स पता है, करंट पता है, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L। तो आप जब L फाइंड करोगे दोस्तों तो 0.16 हेनरी आ जाएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो दोस्तों आपकी आएगी मिली वेबर में। तो आपका आंसर भी पहले इंडक्टेंस का, अगर आप इसी वैल्यू के साथ पुट करते हैं तो इंडक्टेंस भी आपका आ जाएगा 160। ठीक है, आप इसको मिली में जब कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 0.16 हेनरी। ठीक है,
समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आप सभी को एनालिसिस करके दिया। तो दोस्तों नॉन टेक का पोर्शन भी आपको एनालिसिस कराना है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को हम कंसीडर करेंगे। तो ये एनालिसिस दोस्तों मैंने बहुत टाइम बाद ऐसी एजुकेशनल वीडियो अपने चैनल पे बनाई है। तो कैसा आपको लगा ये एनालिसिस का वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।